Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. I hope you all are safe and also using safety precautions to fight with such COVID-19 situation in our country. Friends, please use sanitizer, face mask and make distance of 2 meters from others. Also avoid traveling to crowded place. We will definitely win fight against COVID-19. So friends, today I am presenting my new video related to trademarks law. So be with me, yours Vinith. तो दोस्तों, ट्रेडमार्क लॉ में आज हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे जिसमें हम जानेंगे मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में ट्रेडमार्क की, हिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे इंडिया में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और पासिंग ऑफ के बारे में भी हम इसमें जानेंगे और इस वीडियो में हम साथ के साथ एडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। अ सिंबल, वर्ड, लोगो और वर्ड्स लीगली रजिस्टर्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय यूज एज ए कंपनी प्रोडक्ट। तो किसी कंपनी या प्रोडक्ट में किसी सिंबल को जो कि लीगली रजिस्टर्ड और एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, यूज करते हैं किसे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी कंपनी या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल, वर्ड या लोगो हम यूज करते हैं और वो साथ के साथ लीगली रजिस्टर्ड और एस्टैब्लिश भी होना चाहिए, वह सिंबल और वर्ड या लोगो या सिग्नेचर कहलाता है ट्रेडमार्क ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कंपनी। A trademark is a brand name. So, for an example, जैसे कि मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड का जो ट्रेडमार्क है वो एम है। इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल और लोगो, तो जो रिप्रेजेंट करता है मैकडोनल्ड को। तो जनरली मैकडोनल्ड को आप सभी जानते हैं कि मैकडोनल्ड एक बहुत बड़ी बर्गर कंपनी है जो कि ब्रांड नेम है। तो ट्रेडमार्क रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड नेम एज वेल। अ ट्रेडमार्क is a device which can take almost any form। मतलब कि एक तरह का डिवाइस है जो किसी फॉर्म में हो सकता है, लोगो के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में, सिग्नेचर के फॉर्म में, लेबल, लेटर, किसी शेप के फॉर्म में, जो कि कैपेबल हो आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज को। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया या मैं जो है फैन का, जो है मेरे पास फैन है और मैं फैन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और मैंने फैन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी कंपनी का एक ट्रेडमार्क यूज़ किया है और वो किसी भी डिवाइस के रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइक कि मैंने एक लोगो यूज़ करा है अपने फैन के लिए, जो मेरा गुड्स हैं, जो मेरे फैन है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट में, और दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही सेम टू सेम पंखा या फैन भी सेल कर रहा है, बट जो उनमें डिफरेंस है, अब उस डिफरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वह सिंबल, वह लोगो या वह वर्ड या सिग्नेचर या किसी प्रकार का फॉर्म जो कि आपके प्रोडक्ट को दूसरों से आइडेंटिफाई कर सके और डिस्टिंग्विश कर सके, उस पर्टिकुलर लेबल, लोगो, वर्ड, सिंबल को ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ट्रेडमार्क इज अ डिवाइस which is capable of identifying and distinguishing specific goods or services। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क एक्ट में ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो सेक्शन 2ZB में डिफाइन किया गया है कि ट्रेडमार्क इज अ मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो कि कैपेबल हो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी तरह का मार्क, और कैपेबल हो डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी गुड या सर्विस जो कि किसी एक व्यक्ति के पास उसका जो प्रोडक्ट है या उसकी सर्विसेज है उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए कैपेबल हो अदर पर्सन से। तो इट्स अ काइंड ऑफ मार्क विच इज कैपेबल फॉर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन graphically or
capable of distinguishing the goods or service from one person to another, and it may include shape of goods, their packaging, combination of colors. तो किसी तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकते हैं डिफरेंशिएशन में, या किसी तरह की शेप आप लोगों की एक ट्रेडमार्क है, तो उस ट्रेडमार्क के द्वारा एक तरह का जो आपने मार्क दिया है या कोई शेप, जो प्रोडक्ट की शेप है कैसी बनाई है जो कि एक ट्रेडमार्क है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का, तो वह हेल्प करता है और वो कैपेबल है आपके प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए अदर पर्सन से, अदर प्रोडक्ट से. A trademark or services marks include any word, name, symbol, device, or any combination used or intended to be used to identify and distinguish the goods and service from one seller or provider from those of others. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ट्रेडमार्क है वो किसी तरह का सिंबल, वर्ड, डिवाइस या फिर एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि यूज किया जाता है या फिर यूज करने के लिए किसी इंटेंशन के साथ यूज करने के लिए किया जाता है कि भाई हमें आइडेंटिफाई करना है या डिस्टिंग्विश करना है अपने गुड्स और सर्विसेज को दूसरों से. ठीक है, अलग कैसे है, हम कैसे बता पाएंगे कि जो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी कि आपकी कंपनी का कौन सा है और दूसरे की कंपनी का कौन सा है. ठीक है, और यह साथ के साथ ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो गुड का सोर्स है या प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से आया है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है. तो ट्रेडमार्क प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया एंड वी हैव टू लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया. सो बिफोर 1940 जो ट्रेडमार्क का जो लॉ था इंडिया के अंदर वो बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ के लॉ पे, जो कि कॉमन लॉ था, जो कि सेम इंग्लैंड में फॉलो हो रहा था, और जिससे पहले सिर्फ एक ही एक्ट था जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1875 था. तो दोस्तों, सबसे पहले कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ पे बेस पे था हमारा. ठीक है, 1940 में हमारा फर्स्ट जो है स्टैट्यूटरी लॉ क्रिएट हुआ ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जिसका प्रोविजन यूके ट्रेडमार्क एक्ट 1938 के सिमिलर था, जो कि एज सिमिलर प्रोविजन थे जो कि यूके ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 में दिए गए थे. तो दोस्तों, कभी भी आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हमारा जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क लॉ है इंडिया के अंदर, वो कब ओरिजिनेट हुआ और पहला स्टैट्यूटरी लॉ कब बना ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं कि ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940 में फर्स्ट स्टैट्यूटरी लॉ आया, जो कि किसके प्रिंसिपल्स के बेस पे था, जो कि सेम सिमिलर प्रोविजंस के बेस पे था जैसे कि यूके ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 में लिया गया है. दोस्तों, 1938 के बाद ट्रेड और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट आया 1958 में, जिसमें उन सभी प्रोविजंस को लिया गया, उनका एक कंसोलिडेशन किया गया जो कि ट्रेडमार्क से रिलेट करते थे, और कुछ अलग स्टैट्यूट को भी उसमें कंटेन किया गया जैसे कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सी कस्टम एक्ट. इनमें भी जिस तरह के प्रोविजंस थे ट्रेडमार्क से रिलेटेड, इनके प्रोविजंस को भी इस पर्टिकुलर ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 में कंसोलिडेशन किया करके इनेक्ट किया गया. 1958 का जब ये मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट को रिपील किया गया, तब हमारा ओरिजिनल और जो करंट गवर्निंग लॉ है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, वह रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए गवर्निंग लॉ बना इंडिया में. द एक्ट was enacted to comply with the provision of TRIPS. तो ये ट्रिप्स के प्रोविजंस पे कंप्लाई था पूरा का पूरा एक्ट. अब दोस्तों, ट्रिप्स क्या होता है, तो ट्रिप्स एक ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में दिए गए हैं. तो इनसे रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, द एग्रीमेंट ऑन
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सो जो भी इनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स है वो सारे एग्रीमेंट के प्रोविजंस इस 1999 एक्ट में इनेक्ट किए गए। तो कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स थे जैसे दोस्तों जहाँ पे बात हुई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की, तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो रजिस्ट्रेशन हो गया चलो अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट में। अब कुछ जो एस्पेक्ट्स बचे जिसमें अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स थे। अब ट्रेडमार्क्स तो हैं, ठीक है, आपका एक ट्रेडमार्क तो बन गया, अब आप उसे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें आपको बेनिफिशियल है। बट कुछ ऐसे भी ट्रेडमार्क्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उन्हें भी इनेक्ट किया गया 1999 में। और जो कि पहले यूज करा जा रहा था कॉमन लॉ, जो कॉमन लॉ था, और कॉमन लॉ में जो प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ था उसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जा रहा था अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स को। यही सेम एज सेम फॉलो हो रहा है इंग्लैंड में, इट हैज फॉलोड इन इंग्लैंड एज वेल। तो जैसे कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं जो कि इसमें 1999 में इनेक्ट किए गए, बट इससे पहले क्या किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा था, इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ के द्वारा, जो कि कॉमन रूल है इंग्लैंड में भी, उसके द्वारा इसे जो गवर्न किया जा रहा था। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में। इंडियन ट्रेडमार्क लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ट्रेडमार्क स्टैट्यूटरली अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट एंड ऑल्सो अंडर द कॉमन लॉ रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ। तो पहला तो प्रोटेक्शन देते हैं ट्रेडमार्क्स के, इंडियन ट्रेडमार्क लॉ ट्रेडमार्क्स को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसके अंडर, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर, और साथ के साथ रेमेडी भी प्रोवाइड करती है जो कि कॉमन लॉ ऑफ पासिंग ऑफ के द्वारा। तो चलिए दोस्तों स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन क्या है। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट है और जो डिजाइन है, जो ट्रेडमार्क्स के हैं, जो कंट्रोलर जनरल है, उनके प्रबंधन द्वारा ट्रेडमार्क को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है। अ गवर्नमेंट एजेंसी विच रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। जो किसको रिपोर्ट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 चीजें मिक्स हैं। तो पहले तो जानते हैं कि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन जो है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेट कराई जाएगी। वह कराई जाएगी फर्स्ट थिंग कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के द्वारा, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिपोर्ट किसे करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन को, DIPP को। अब DIPP किसके अंडर काम कर रहा है, DIPP कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। The law of trademark deal with the mechanism of registration, protection of trademarks and prevention of fraudulent trademarks। अब ट्रेडमार्क का जो लॉ है वो डील कैसे करता है, डील किस में करता है, डील करता है कि जो भी रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है उसमें डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स में डील करता है, जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रेडमार्क्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीज़ों में लॉ ऑफ ट्रेडमार्क डील करता है। The law also provides for the right acquired by registration of trademark, mode of transfer and assignment of rights, nature of infringement, penalty for such infringement and remedies available to honor in case of such infringement। बहुत ही लंबा है, छोटा करके पढ़ते हैं दोस्तों। पहला कि ये एक तरह का राइट प्रोवाइड करता है जो कि रजिस्ट्रेशन कराते समय ट्रेडमार्क के जो ऑनर हैं उनको मिलता है, ठीक है। साथ के साथ ये ट्रांसफ़र का मोड भी प्रोवाइड करता है कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, और जो भी राइट के असाइनमेंट्स हैं उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है लॉ। दूसरा नेचर ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी ये लॉ बताता है। इस इन्फ्रिंजमेंट्स की पेनल्टीज क्या होती हैं और रेमेडीज क्या हैं अवेलेबल जो कि ऑनर को दी जाए अगर उसके साथ किसी प्रकार का ट्रेडमार्क
इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो ये सभी चीजें इस लॉ में, इस ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में प्रोवाइड की गई हैं एक तरह की रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट्स ट्रांसफर के लिए, मोड्स, राइट्स के असाइनमेंट, किसके कैसे कैसे किसको असाइन करना है राइट्स, नेचर ऑफ इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, पेनल्टीज क्या है इन्फ्रिंजमेंट की, और रेमेडीज क्या मिलेंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एक्ट में, जो कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, उसमें प्रोवाइड की गई है। द टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज 10 ईयर। अब दोस्तों ये 10 साल के लिए है, बट मे बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस इन अकॉर्डेंस with the provision of trademark act। अब क्या है दोस्तों कि ये रिन्यू भी होगा। अब रिन्यू कैसे होगा? जो पेमेंट, जो फी प्रिस्क्राइब की गई है किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो भी एप्लीकेशन होगी रिन्यूअल के लिए, वैसे तो 10 साल का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक बार आपका हो गया, अब आपका रिन्यू का टाइम आता है। तो जो रिन्यूअल की एप्लीकेशन होगी वो आपको फाइल करनी होगी 6 महीने पहले फ्रॉम कॉन्स्टेनिया बॉडी। अब कॉन्स्टेनिया बॉडी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टेनिया बॉडी का मतलब होता है द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपका ऑलरेडी है उसकी जो लास्ट डेट है उससे 6 महीने पहले आपको एप्लीकेशन देनी होगी रिन्यूअल के लिए। तो टर्म कितना होता है? 10 साल का। फीस क्या होती है? जो कि प्रिस्क्राइब की गई है ट्रेडमार्क एक्ट में। और जो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल है ट्रेडमार्क के लिए वो 6 महीने पहले देनी होती है। किससे? लास्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की एक्सपायरी से। जो आपका पुराना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे 6 महीने के अंदर अंदर। तो एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल of a trademark can be filed within 6 months from Costania body the expiry of last registered trademark। चलिए दोस्तों अब हम कवर करेंगे ट्रेडमार्क लॉ पासिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में ध्यान से डीपली पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे कि पासिंग ऑफ क्या कहता है। तो पासिंग ऑफ इज अ कॉमन लॉ टोट, एक ये कॉमन लॉ टोट है जो कि इन्फोर्स किया गया है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राइट्स के लिए। जो भी एक तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, उस राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राइट्स हैं, उनको एनफोर्स कर रहा है। तो यह एक कॉमन लॉ है जो यूज किया जा रहा है किसको एनफोर्स करने के लिए? अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राइट्स को। यह प्रोटेक्ट करता है जो ट्रेडर की गुडविल है जो कि डैमेज हो सकती है, जो कि डैमेज हो सकती है किसी रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो टोट ऑफ पासिंग ऑफ है वो ट्रेडर की गुडविल को प्रोटेक्ट करता है किससे? डैमेज होने से किसी मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा। फॉर एग्जांपल दो तरीके की सिंबल्स या फिर जो लोगो है या फिर ट्रेडमार्क है बट अनरजिस्टर्ड है, बना लिए दो लोगों ने और वो यूज कर रहे हैं, बट बात आती है कि अब एक बंदा कहता है कि ये मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है और ये मेरी गुडविल को डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट ये नहीं बना रहा बट ये मेरा लोगो यूज कर रहा है या मेरी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है। तो इससे जो गुडविल होगी ट्रेडर की वो खराब होगी, फर्स्ट ट्रेडर की। तो वो क्या करेगा, वहां पर वो एक तरह का चेक होगा, चेक एंड बैलेंस होगा कि भैया जो मेरा मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है दोनों ट्रेडर्स के बीच में, दोनों के ट्रेडमार्क्स को लेके, उसको प्रोटेक्ट करे किसके द्वारा? पासिंग ऑफ के लॉ के द्वारा, जो टोट ऑफ पासिंग ऑफ है उसके द्वारा। अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर पासिंग ऑफ इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जो कॉज ऑफ एक्शन है पासिंग ऑफ का वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फॉर्म है जो कि इन्फोर्समेंट किया गया है किसके अगेंस्ट? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ गेटअप। तो दोस्तों गेटअप के बारे में बताता हूँ। गेटअप होता है कि किसी तरह का एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब आप एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसका चेहरा, उसकी लुक,
ठीक है, उसकी फील करने की, अगर हम टच करते हैं बॉडी को तो फील होता है। तो एक तरह की वो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो भी है ह्यूमन बॉडी की, वो गेटअप में आती है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की एक्सटर्नल अपीयरेंस, लुक या फील, उसको हम गेटअप कहते हैं। वो किसी प्रकार का मार्क भी हो सकता है। विच इज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर to that of another party's product including any registered or unregistered trademark। अब कैसे होना चाहिए? पहला तो कॉज ऑफ एक्शन हमने पढ़ा पासिंग ऑफ का, कि ये फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसके अगेंस्ट करा गया? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ गेटअप। ठीक है, बट कैसा गेटअप होना चाहिए? सिमिलर टू अनदर पार्टीज प्रोडक्ट। ठीक है, जब दोनों पार्टीज का प्रोडक्ट जो है सिमिलर है, तो उस के अगेंस्ट उसका अनऑथराइज यूज करने को स्टॉप करता है यह पासिंग ऑफ का कॉज ऑफ एक्शन। तो जो पासिंग ऑफ का कॉज ऑफ एक्शन है वो अनऑथराइज यूज को स्टॉप करता है, प्रोटेक्ट करता है अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के रूल पे। पासिंग ऑफ एंड द लॉ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क डील विद द ओवरलैपिंग फैक्चुअल सिचुएशन। दोनों जो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है, पासिंग ऑफ और ट्रेडमार्क एक्ट के बीच में जो भी ओवरलैप हो रहा है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के बीच में, उन फैक्चुअल सिचुएशंस को डील करता है। और ये डील करता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीके से। पासिंग ऑफ जो है वो मोनोपोलर राइट नहीं देता किसी प्रकार का, किसी भी नेम को, किसी मार्क को या गेटअप को या इंडिकेशन को। It also does not recognize them as a property in its own right। मतलब ये किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं देता कि ये प्रॉपर्टी पर आपका स्वयं अधिकार है या आपका इसमें ऑन राइट है। ठीक है, द लॉ ऑफ पासिंग ऑफ इज डिजाइन टू प्रिवेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि किस कोर्स में होता है? जब हम ट्रेड करते हैं पब्लिक में। For example, there is some sort of association between businesses of two traders। अब किसी तरह का जो एसोसिएशन है दोनों बिजनेस ट्रेडर्स के बीच में, ठीक है, उनके बिजनेसेस के बीच में, अब दोनों पब्लिक यूज में अपना ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ठीक है, ट्रेडर्स जो कि एक ही तरह के बिजनेस कर रहे हैं, पंखे से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो पंखे से रिलेटेड ही बिजनेस वो कर रहे हैं। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में जो ट्रेडमार्क को लेकर किसी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो उस मिस रिप्रेजेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है लॉ ऑफ पासिंग ऑफ। दोस्तों, जैसे कि दिल्ली 6 में आपने देखा पराठे वाली गली, ठीक है, तो वहां पे पराठे खाने जाते हैं। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ओरिजिनल पराठे वाला, क्योंकि वहां पर लगभग 6 से 8 दुकानें खुल गई हैं सेम उस पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अब आपको तो वहां पर आप जाओगे, जिन लोगों को एडवांस में पता है कि ये सबसे पुराने वाले जो रियल पराठे वाले हैं वो यही है। ठीक है, बाकी सारे उनका नाम यूज कर रहे हैं, लगभग सेम सेम नाम में ही हैं वहां पर पराठे वाले। ठीक है, तो मीन्स की जो रियल वन की जो है वो एक तरह से रियल वन की गुडविल खराब हो रही है। लेट सपोज उनके नाम से कोई भी पराठे वाला खोल के, जैसे कि अमृतसरी नान है, अब अमृतसरी नान की कितनी सारी ब्रांचेस लोग खोल के बैठे हैं, बट जो रियल अमृतसरी नान है उनके नाम पे अगर दूसरा बंदा कोई बिजनेस कर रहा है नान से रिलेटेड, तो वह उनकी गुडविल खराब कर रहा है अगर वो गलत सामान दे रहा है। तो उस तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन जो कि किसी की गुडविल खराब कर सकता है, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए टोट ऑफ पासिंग ऑफ का यूज किया जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ट्रेडमार्क के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज ही वही है कि जो मैंने आपको बताया कि गुडविल, जो बिजनेस में जो गुडविल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही हार्ड वे से अर्न होती है बिजनेस के अंदर, तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड, जो कि आपका ब्रांड नेम है या किस तरह का नेम है, आपका नाम जो कि सेम और सिमिलर फैशंस में यूज है, ठीक है, किसी अदर फॉर्म, बिजनेस फॉर्म में, ठीक है, या कैशिंग ऑन योर वेल बिल्ड गुडविल, जो भी आपकी गुडविल से रिलेटेड जो आपका नाम है, ब्रांड नेम है, ठीक है, उस
का जो यूज करा जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है। गिव्स योर प्रोडक्ट अ स्टेटस ऑफ ब्रांडेड गुड्स, आपके ट्रेडमार्क के द्वारा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक ब्रांडेड गुड्स का वो दिया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन दी जाती है, एक तरह का एडवांटेज दिया जाता है। gives an impression to your customers that the company is selling some standard products or services। आपका जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, तो एक जो एडवांटेज है वो जुड़ जाता है कि एक इम्प्रेशन चला जाता है कस्टमर के पास कि जो ये कंपनी में प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और ये सर्विसेज स्टैंडर्ड सर्विसेज है, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरह का पॉजिटिव इम्प्रेशंस क्रिएट होता है। The exclusive right to use of the trademark in relation to the goods and service in respect of which service mark is registered। एक तरह का विशेष अधिकार मिल जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के, तो एक तरह के जो आपके गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उस ट्रेडमार्क को यूज करके आप एक जो विशेष अधिकार है उसके हकदार हो जाते हैं। आपको एक विशेष अधिकार मिल जाता है जो भी इसके ट्रेडमार्क ऑनर होते हैं। टू ऑब्टेन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, अब किसी प्रकार का मिसयूज हो गया किसी अदर पार्टीज के द्वारा या अदर बिजनेस ऑनर के द्वारा आपके ट्रेडमार्क को लेके, तो उसमें भी आपको रिलीफ प्रोवाइड की जाती है, रिलीफ दी जाती है कि आप ऑब्टेन कर सकें कि भैया कल को आपके साथ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूजर हो या ऑनर हो, तो आपके ट्रेडमार्क को लेके कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसमें आपको रेमेडी प्रोवाइड की जा सके। पावर टू असाइन मींस ट्रांसफर द ट्रेडमार्क टू अदर फॉर कंसिडरेशन, आपको पावर दी जाती है कि आप अपने ट्रेडमार्क को किसी को अदर पर्सन को असाइन कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंसिडरेशन के ऊपर, वो आपको एक पावर दी असाइन की जाती है ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों लास्ट में हम पढ़ते हैं कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ठीक है, जो कि एक तरह का मिसयूज है ट्रेडमार्क का, उससे रिलेशन एक तरह से वायलेशन है। द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज अ वायलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स अटैचिंग टू द ट्रेडमार्क विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑनर और एनी लाइसेंसी। अब जिसको दोस्तों ट्रेडमार्क जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो एक लाइसेंसी ट्रेडमार्क हो गया और जो इसको यूज कर रहे हैं वो एक लाइसेंसी हो गए हैं, मींस ट्रेडमार्क ऑनर है। तो विदाउट ट्रेडमार्क ऑनर की परमिशन के, ऑथराइजेशन के, कोई उनके एक्सक्लूसिव राइट जो कि ट्रेडमार्क के साथ अटैच हैं उनका वायलेशन करता है या कोई उनके ट्रेडमार्क को मिस यूज करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है मार्केट में, पब्लिक में, तो वो वायलेशन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहलाती है। Trademark infringement mostly occurs when a person uses a trademark which may be either a symbol or design with resemble to the product owned by other party। अब किसी तरह का सिंबल चुरा लिया, डिजाइन चुरा लिया जो कि प्रोडक्ट से रिजेंबल है, आपस में प्रोडक्ट तो सेम बना रहे हैं मगर नाम किसी और का यूज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब बर्गर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एक तो बर्गर किंग हो गई, एक मैकडोनल्ड हो गई। अब बर्गर किंग जब आई है, पहले तो मैकडोनल्ड थी, जब बर्गर किंग आएगा, बर्गर किंग अपना सिंबल या फिर जो डिज़ाइन है वो मैकडोनल्ड जैसा रख लेता तो एक तरह का वो वायलेशन करता मैकडोनल्ड की एक्सक्लूसिव राइट्स की। तो उसी चीज़ से प्रोटेक्शन, जो इन्फ्रिंजमेंट जो बन रहा है यहाँ पर, जो मिसयूज हो रहा है, वो इसी तरह से हो रहा है कि किसी का डिज़ाइन चोरी कर लिया जो कि उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है अदर पार्टीज ने बेनिफिट के लिए। तो यदि बर्गर किंग भी मैकडोनल्ड का सिंबल यूज करता, नाम बर्गर किंग ही रखता बट सिंबल यूज कर लेता, तो लोगों को लगता कि ये मैकडोनल्ड है, ये ब्रांडेड नेम है, तो सारे उसकी जो गुडविल है मैकडोनल्ड की वो सारी ट्रांसफर किसके पास हो जाती या उसकी गुडविल जो है वो खराब हो जाती। इसका मतलब कि उसके ट्रेडमार्क जो एक्सक्लूसिव राइट है उसका वायलेशन हो जाता, मतलब मैकडोनल्ड की जो एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं उसका वायलेशन कर देता बर्गर किंग। दोस्तों हालांकि ये एग्जांपल बहुत ही अलग है, ठीक है, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए कि दो बर्गर कंपनीज हैं, यदि ऐसा करते तो ऐसा होता तो वहाँ पर
ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ट्रेडमार्क्स के द्वारा हो सकता है। ऑफेंसेस शैल बी पनिशेबल। अब जो ऑफेंसेस हैं इससे रिलेटेड, मतलब जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर दिया, अब आपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन कराया उनका मिसयूज करके उनके जो एक्सक्लूसिव राइट है उसका वायलेशन कर दिया और उनके ट्रेडमार्क का किसी पार्ट का आपने मिसयूज कर दिया, तो वहां पर आपको सजा भी है। पनिशेबल ऑफेंसेस जो हैं वो पनिशेबल भी हैं। तो किस तरह से पनिशेबल हैं वो आपको बताते हैं। इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ मिनिमम ऑफ 6 मंथ। पहले 6 मंथ का जो है वो है इम्प्रिजमेंट, बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। 6 मंथ्स का मिनिमम है, एक्सटेंड हो सकता है 3 साल के लिए, जहाँ की मिनिमम फाइन है 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज और मोर। 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 लाख या उससे अधिक हो सकते हैं। फॉर एडुकेट एंड स्पेशल रीजंस, किसी तरह का स्पेशल रीजन है या एडुकेट रीजन है, मेंशन इन द जजमेंट, किसी जजमेंट में मेंशन कर दिया गया है। लेट्स सपोज भाई प्रायर कोई जजमेंट दी गई इन पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड, तो द कोर्ट में इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म और लेस देन 6 मंथ्स और फाइन लेस देन 50,000 रुपीज। या फिर किसी ऐसे स्पेशल केसेस में पहले हुआ है जजमेंट में कि 6 महीने से कम है या 50,000 से कम फाइन है या ये होता है, तो जो है कोर्ट वो भी इम्पोज कर सकती है। इंपॉर्टेंट केस लॉ एक अमूल ट्रेडमार्क का दोस्तों, जो कि गुजरात हाई कोर्ट में 2007 में हुआ था। अब ये केस बहुत ही सिंपल था, ठीक है, जहां पर मिस यूज हुआ था अटरली बटरली डिलीशियस अमूल का। तो आपने ये सुनते ही आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि यहाँ पे अमूल के बटर की बात हो रही है या अमूल के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जब भी ऐड आता है तो अटरली बटरली डिलीशियस अमूल का नाम होता है। तो it was concluded that utterly butterly delicious Amul's name cannot be used by any other proprietor even if the company is selling goods other than that sold by the proprietor। या किसी proprietor ने अमूल का प्रोडक्ट भी खरीदा है या बेचा है किसी proprietor को, तो वह उसका ये अटरली बटरली डिलीशियस जो अमूल का नाम है उसको यूज नहीं कर सकता, बिकॉज it is a registered trademark. In a significant judgment, the Gujarat High Court has ruled that registered trademark user has the right to restrict other using their trademark for different class or goods. अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक जजमेंट और भी दिया गुजरात हाई कोर्ट ने कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ये एक राइट है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है दूसरे लोगों को या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को उनके ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए, चाहे वो डिफरेंट क्लास हो या गुड्स के लिए हो। अब यहाँ पर बटर की बात हो रही है, कल को कोई बटर की जगह कुछ ऐसा ही खाने से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बना लेता है और वहां पे ये वर्ड रख देता है अटरली बटरली डिलीशियस। तो कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने कि कोई अदर क्लास ऑफ गुड्स के लिए भी इस ट्रेडमार्क को नहीं यूज कर सकता। वहां पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है कि वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इस नाम को यूज करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था दोस्तों, बहुत ही अच्छा केस है और इजिली याद भी रहता है क्योंकि जनरली हम लोग अमूल अटरली बटरली डिलीशियस बटर जो हम खाते रहते हैं। तो दोस्तों, so friend, today's topic related to trademark law is completed and I hope you understand the topic and also like the video. I would like to thank all for giving positive response on my all videos related to interpretation of statute. So please keep supporting me to make more videos. Thank you friend and stay safe at home.